This is Pot Spread. नमस्कार। चलिए आज हम ईएफ शूमाकर की उस जबरदस्त किताब को समझते हैं जिसने विकास के बारे में हमारी सोच को ही बदल कर रख दिया। स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इस विश्लेषण में हम उनके विचारों को गहराई से देखेंगे, खास तौर पर परीक्षा के नजरिए से। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम उस दौर में चलेंगे जिसमें शूमाकर ने अपने विचार रखे। फिर हम उनके आर्थिक और सामाजिक सिद्धांतों की गहराइयों में उतरेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि लोग उनके विचारों की आलोचना क्यों करते हैं, और आखिर में परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक साथ दोहराएंगे। अब देखिए, शूमाकर को समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जिसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे थे। एक ऐसी दुनिया जहां बस एक ही मंत्र गूंज रहा था, और वो मंत्र था बड़ा ही बेहतर है। शूमाकर ने बस एक सीधा सा सवाल पूछने की हिम्मत की, क्या वाकई में बड़ा हमेशा बेहतर होता है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उस दौर में हर कोई आंख बंद करके हाँ में ही देता था। तो हुआ ये कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही थी, और उस वक्त एक ही सोच हावी थी कि तरक्की का एक ही रास्ता है, बड़े बड़े कारखाने, मतलब बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण, बड़ी फैक्ट्रियां, ऊंचे ऊंचे बांध, और हाँ, जीडीपी का बढ़ता हुआ ग्राफ, बस यही कामयाबी का पैमाना बन गया था। इसी को हम आधुनिकीकरण सिद्धांत या मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहते हैं। यह सिद्धांत मानता था कि हर समाज का विकास एक सीधी लाइन में होता है, मतलब पारंपरिक खेतीबाड़ी वाले समाज से एक औद्योगिक समाज की तरफ। लेकिन ये जो बड़ा ही बेहतर है का सपना था, इसमें दरारें पड़ने लगीं। 1960 का दशक आते आते इस तथाकथित विकास की असली कीमत सामने आने लगी। पर्यावरण बर्बाद हो रहा था, प्रदूषण बढ़ रहा था। एक तरफ आर्थिक विकास के आंकड़े थे तो दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही थी। बड़े बड़े बांधों और प्रोजेक्ट्स की वजह से गांव के गांव डूब रहे थे। लोगों को अपनी जड़ों से उखाड़ा जा रहा था। साफ था, कुछ तो बहुत गलत हो रहा था, और यहीं से एक नई सोच की जरूरत महसूस होने लगी। और इसी माहौल में ईएफ शूमाकर ने अर्थशास्त्र का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी नजरिया सामने रखा। शूमाकर ने सबसे पहले हमारी सोच की एक बहुत बड़ी गलती की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि हम प्रकृति के खजाने को, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, साफ हवा, पानी, अपनी कभी न खत्म होने वाली कमाई समझ बैठे हैं, जबकि यह हमारी प्राकृतिक पूंजी है, मतलब हमारी जमा पूंजी। और सोचिए, अगर कोई अपनी जमा पूंजी को ही हर महीने की तनख्वाह समझकर उड़ाने लगे तो क्या होगा? दिवालिया ही होगा ना। बस हम अपने ग्रह के साथ यही कर रहे हैं, जिसका नतीजा है प्रदूषण और संसाधनों की कमी। इसी अंधी दौड़ को शूमाकर ने एक बहुत दिलचस्प नाम दिया, विशालता की मूर्ति पूजा। मतलब हमने बड़ेपन को एक देवता की तरह पूजना शुरू कर दिया है। ये मान लिया है कि जो भी चीज बड़ी है वो ज्यादा अच्छी और कुशल होगी। लेकिन शूमाकर ने चेताया कि ये जुनून, ये अंधविश्वास इंसान को उसके काम से और समाज को उसके लोगों से दूर कर देता है। ये काम को अमानवीय बना देता है। शूमाकर बर्मा में रहे थे और वहां के जीवन दर्शन का उन पर गहरा असर पड़ा। इसी से उन्होंने बौद्ध अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट दिया। ये कहता है कि अर्थव्यवस्था का मकसद सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि काम ऐसा होना चाहिए जिससे इंसान का चरित्र बने, उसका विकास हो। यहाँ सादगी, अहिंसा और इंसानी खुशहाली को सिर्फ चीजें इकट्ठा करने से ऊपर रखा गया है। देखिए, शूमाकर ने इसे कितनी खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि काम के 3 मकसद होने चाहिए। पहला, इंसान को अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करने और उसे निखारने का मौका मिले। दूसरा, वो दूसरों के साथ मिलकर काम करे ताकि उसका मैं या अहंकार कम हो। और तीसरा, वो ऐसी चीजें बनाए जो एक अच्छे जीवन के लिए जरूरी है। अब सवाल ये था कि ये सब होगा कैसे? तो शूमाकर ने एक बहुत ही व्यावहारिक समाधान दिया, उपयुक्त प्रौद्योगिकी, यानी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। इसका सीधा सा मतलब है ऐसी टेक्नोलॉजी जो उस जगह के लोगों के लिए सही हो, जो छोटे पैमाने की हो, सस्ती हो, जिसे चलाने में कम ऊर्जा लगे, और सबसे जरूरी, जिसे आम लोग खुद चला सकें और मरम्मत कर सकें। जैसे किसी दूर दराज के गांव में एक बहुत बड़े पावर प्लांट के बजाय हाथ से चलने वाला पानी का पंप या सोलर कुकर लगाना। चलिए, अब इन सभी विचारों को हम समाजशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, विकास का समाजशास्त्र से जोड़कर देखते हैं, जो कि परीक्षा के लिहाज से काफी अहम है। ये टेबल देखिए, ये शूमाकर और आधुनिकीकरण सिद्धांत के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। जहां मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का लक्ष्य सिर्फ जीडीपी बढ़ाना है, वहीं शूमाकर मानव कल्याण और पर्यावरण की बात करते हैं।
एक तरफ बड़ी बड़ी बाहर से लाई गई मशीनों पर जोर है तो दूसरी तरफ स्थानीय जरूरतों के हिसाब से बनी छोटी टेक्नोलॉजी पर। नतीजा, मॉडर्नाइजेशन से समाज में अमीर गरीब का फर्क बढ़ता है, जबकि शूमाकर का मॉडल समुदाय को ताकतवर बनाने की बात करता है। तो शूमाकर का तर्क क्या था? उनका कहना था कि जिन देशों में आबादी ज्यादा है वहां मशीनों से ज्यादा इंसानी मेहनत को प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे क्या होगा? पहली बात, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरी, पैसा कुछ हाथों में सिमटने के बजाय समाज में फैलेगा। तीसरी, स्थानीय कारीगरों और मजदूरों का हुनर बढ़ेगा, उनमें आत्मविश्वास आएगा। और चौथी, जब लोग मिलकर काम करेंगे तो सामाजिक ताना बाना भी मजबूत होगा। और हाँ, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। इसके असल जिंदगी में कई कामयाब उदाहरण मौजूद हैं, जैसे भारत का खादी आंदोलन जो गांव के कारीगरों को रोजगार देता है, या फिर अमूल डेयरी का मॉडल जहां लाखों किसान खुद अपनी कंपनी के मालिक हैं। बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक जो गरीब लोगों को छोटे छोटे कर्ज देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करता है। ये सब शूमाकर के ही विचारों का व्यावहारिक रूप हैं। लेकिन एक अच्छा जवाब लिखने के लिए सिर्फ तारीफ करना काफी नहीं है, हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। तो चलिए अब शूमाकर के काम की जो आलोचनाएं होती हैं उन पर भी नजर डालते हैं और देखते हैं कि आज के दौर में उनके विचार कितने प्रासंगिक हैं। तो आलोचक क्या कहते हैं? पहला सवाल वो उठाते हैं कि क्या ये छोटे मॉडल हर जगह काम कर सकते हैं? क्या छोटे पैमाने पर काम करके आप एक आधुनिक अस्पताल या एक नेशनल हाईवे बना सकते हैं? शायद नहीं। दूसरी आलोचना यह है कि पारंपरिक गांव की अर्थव्यवस्था पर जोर देने से कहीं हम पुरानी सामाजिक बुराइयों जैसे कि पितृसत्ता को मजबूत तो नहीं कर देंगे। और तीसरा, सबसे बड़ा सवाल, जब समस्याएं क्लाइमेट चेंज या महामारी जैसी वैश्विक हों तो क्या छोटे छोटे बिखरे हुए समुदाय मिलकर उनका सामना कर सकते हैं? इन आलोचनाओं में दम है, लेकिन इसके बावजूद शूमाकर के विचार समय के साथ और भी ज्यादा प्रासंगिक होते गए हैं। जब 1973 में ये किताब आई तो इसने दुनिया भर में एक नई बहस छेड़ दी। 90 के दशक में जब सस्टेनेबिलिटी का आंदोलन मजबूत हुआ तो शूमाकर के विचार उसकी नींव बने। आज जब संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करता है तो उसमें शूमाकर की ही सोच की झलक मिलती है। और अभी हाल ही में कोविड के बाद जब बड़ी बड़ी सप्लाई चेन्स टूट गईं तो पूरी दुनिया को आत्मनिर्भरता और लोकल इकोनॉमी का महत्व समझ आया। ठीक है, तो अब तक हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। प्राकृतिक पूंजी, विशालता की मूर्ति पूजा, बौद्ध अर्थशास्त्र, उपयुक्त प्रौद्योगिकी, विकेंद्रीकरण और आधुनिकीकरण सिद्धांत की आलोचना, ये शूमाकर के पूरे दर्शन का सार है। परीक्षा में आपको इस तरह का एक डिस्क्रिप्टिव सवाल देखने को मिल सकता है, जैसे शूमाकर के स्मॉल इज ब्यूटीफुल को एक वैकल्पिक विकास मॉडल के रूप में देखिए और इसकी ताकत और कमजोरियों दोनों पर चर्चा कीजिए। इसके लिए आपको एक बैलेंस्ड जवाब तैयार रखना होगा जिसमें उनके योगदान और आलोचनाएं दोनों शामिल हों। तो इसी के साथ हमारी आज की चर्चा समाप्त होती है, लेकिन एक सवाल मैं आपके सोचने के लिए छोड़ जाता हूं। आज जब दुनिया इतने बड़े बड़े संकटों से जूझ रही है तो क्या हमारा सबसे खूबसूरत भविष्य एक छोटे मॉडल में ही छिपा है? क्या बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान वाकई छोटे स्थानीय और मानवीय प्रयासों में ही मिल सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।